बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 14 जून को अग्निपथ योजना लाई गई, लेकिन योजना के लाने के कुछ ही घंटों के बाद इसका देश भर में भारी विरोध शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। युवाओं ने देश भर में जमकर बवाल मचाया और साफ कहा कि हमें ये योजना कतई पसंद नहीं, इसे तुरंत वापस लिया जाए। बड़ी बात यह कि सरकार से लेकर खुद सेना में मौजूद बड़े अधिकारी भी योजना को फायदेमंद बता रहे हैं। हालांकि कई पूर्व सैन्य अधिकारी स्कीम पर सवाल भी उठा रहे हैं और इसे खतरनाक भी बता रहे हैं। लेकिन आज हम बात सिर्फ अग्निपथ योजना की नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं की करेंगे जिसे मोदी सरकार लेकर तो आई बड़े जोर शोर के साथ, लेकिन उनका उतना ही विरोध भी हुआ। वन रैंक वन पेंशन योजना हो, सीडीएस की नियुक्ति वाली बात हो, थिएटराइजेशन की बात हो, या अब बात हो अग्निपथ योजना की, सेना की मरम्मत को लेकर उठाए गए हर बड़े कदम का खुद सेना के अंदर से भी विरोध हुआ। सीडीएस पोस्ट को लेकर कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले, अब तक नहीं मिले। सीडीएस की पोस्ट तकरीबन 6 महीनों से खाली है, लेकिन उसे भरा नहीं जा सका। हालांकि उसे सरकार की ओर से बेहद अहम पद बताया गया था। तो सवाल उठते हैं, इतना अगर अहम पद था तो 6 महीने से वो पद खाली क्यों पड़ा हुआ है? थिएटराइजेशन पर खुद वायुसेना सवाल खड़ी कर चुकी है और अपनी संपत्ति को अलग अलग जगह शिफ्ट करने का विरोध जता चुकी है। इन सबके बाद अब अग्निपथ योजना, जिसके आने के बाद क्या कुछ हुआ, हम सबके सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना गहन चिंतन मंथन के सैन्य फैसले ले रही है सरकार? क्या सैन्य फैसलों को लेने में सरकार की ओर से हो रही है गलतियां? आज रक्षा विशेषज्ञों से करेंगे इसी अहम मुद्दे पर चर्चा। बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हुए, मसलन सरकार के हर बड़े फैसले पर क्यों उठते हैं सवाल, क्यों मचता है बवाल? क्या फैसले से पहले पूरी प्लानिंग नहीं होती? फैसले से पहले इस पर गौर नहीं किया जाता, कमियां छोड़ दी जाती हैं? ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन से लेकर अग्निपथ तक क्यों उठे सवाल? अपने भविष्य को लेकर क्यों परेशान है छात्र? 6 महीने में सरकार तय नहीं कर पाई नया सीडीएस कौन होगा, जबकि बेहद महत्वपूर्ण पद बताया गया, तीनों सेनाओं से जुड़ा हुआ। थिएटर कमांड पर क्या नहीं बन पाई एक राय? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी उपस्थित है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। ललन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, ये भी रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब से थोड़ी ही देर में रक्षा विशेषज्ञ दयाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत टीपी त्यागी जी आपके साथ करना चाहूंगी। जहन में सर सवाल यही उठ रहा है कि जब जब सेना की मरम्मत का काम किया गया, बड़े फैसले लिए गए, तब तब उतना ही विरोध भी देखने को मिला। और एक बार फिर ये उदाहरण हमारे सामने अग्निपथ योजना को लेकर। ऐसा क्यों होता है सर? हर बड़े सुधार पर क्यों उठते हैं सवाल? क्या है इसके पीछे का कारण? भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन दिग्गज नेताओं ने बनाया था जिनकी विजडम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता या नहीं लग सकता। लेकिन उस संविधान में जितने क्लॉज नहीं है, जितने सेक्शंस नहीं है, उससे ज्यादा उसमें बदलाव हो चुके हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कोर्स करेक्शन या बदलाव होना लाजिम है किसी भी योजना के अंदर। ये तो सरकार, ये तो सेना की योजना है, और जो सिविल योजनाएं भी हैं उनके अंदर भी बदलाव समय के साथ होते हैं, जिसे हम कोर्स करेक्शन कहते हैं। जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं, अनफोर्सीन सिचुएशन सामने आती है, तो वो कोर्स करेक्शन किए जाते हैं। अब मैं जैसे पहला लेता हूँ ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। उससे पहले क्या ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि 40 साल से अटके हुए इस ओआरओपी को वर्तमान सरकार ने दिया
और वर्तमान सरकार ने इसने 95% करीब उसको पूरा कर दिया। सवाल ये है कि पुरानी सरकारों से ये पूछा जाना चाहिए कि 1973 में 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध जीतने के बाद भी उस सरकार ने फौजियों की पेंशन जो उस समय उनके वेतन की 2/3 होती थी उसे घटा के आधा कर दिया। क्यों? तो ये सेना के ऊपर जो सवाल है वो पहले पुरानी सरकारों से पूछने चाहिए। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने ठीक किया। अब दूसरा, अब जो आप सवाल लेती हैं कि साहब थिएटर कमांड, चाइना के अंदर जो गति आई है वो तब आई है जब उन्होंने 2015 में थिएटर कमांड का निर्माण किया। हिंदुस्तान के अंदर 17 सिंगल सर्विस कमांड थी, समझिए 17 सिंगल सर्विस कमांड, और अब कंपोजिट 5 कमांड्स का इशू है। ये कमांड स्पेसिफिक है। मान लीजिए कि अगर वेस्टर्न कमांड है तो पाकिस्तान के लिए, नॉर्दर्न कमांड है तो चाइना के लिए, ईस्टर्न कमांड है तो मैरी टाइम कमांड है, और एक एयरफोर्स कमांड है। यानी कि इन कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के एलिमेंट शामिल होंगे, यानी कि उनका प्रहार ज्यादा होगा। और फिर अगला पॉइंट लीजिए जो आप कहती हैं CDS, नाउ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 1999 के कारगिल युद्ध में अगर उस समय CDS रहा होता और एयरफोर्स और आर्मी के अंदर बिल्कुल तालमेल करा दिया होता CDS ने, तो वो युद्ध 4 या 5 दिन में जीता जा सकता था। क्या एक अजीब किस्म की सिचुएशन थी? नहीं साहब, हम जो है वो LOC क्रॉस नहीं करेंगे। एयरफोर्स कब आई? एयरफोर्स बहुत बाद में आई। तो अगर CDS रहा होता तो ये सिचुएशन नहीं आती। अब इन चीजों को, इन बारीकियों को कौन समझता है? फौजी समझते हैं। और विरोध कौन कर रहे हैं? जो नॉन फौजी है। क्या इन नॉन फौजियों में से एक आदमी को भी किसी ऑपरेशन, इसीलिए तो सर सवाल खड़ा होता है। हाँ बोलिए प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ, टेक योर टाइम। क्या, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से एक आदमी को भी, एक नेता को भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में एक रात बिताने का तजुर्बा है जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो? तो जब इनको पता नहीं है कि चीजें क्या है, ये नहीं समझते कि आर्टिलरी गन और हॉविट्जर में क्या फर्क है, ये नहीं जानते कि एक सिपाही की कंडीशन कैसी होती है, तो ये उसके ऊपर सवाल उठाएं और विरोध करें। ये इस देश का दुर्भाग्य है। पता नहीं क्यों ऐसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पत्थर मारे जाएं तो कुछ ऐसे देश हैं जिसमें इजराइल, रशिया, चाइना वगैरह शामिल हैं, तो उन्हें करीब मौत जैसी सजा दी जाती है, और यहाँ उल्टा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब बदलनी चाहिए। अगर भी नहीं बदली तो फिर आप ये यकीन मानिए कि फिर हमें सरकार और सेना की आवश्यकता नहीं, देश की जनता ही इनको सबक सिखा देगी। बिल्कुल, और देश की जनता ही है जो सड़कों पर उतरकर विरोध भी प्रदर्शित करती है। हमारे साथ अनुज माथुर साहब भी जुड़े हुए। माथुर साहब, आपको क्या लगता है, हर बड़े सुधार पर, हर बड़ी योजना पर, खासतौर पर मैं आज सैन्य से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ, क्यों इतना बवाल मचता है सर? क्या तैयारियां पूरी नहीं होती? आधी अधूरी तैयारियों के साथ क्या इसी वजह से जरूरत पड़ती है कि बवाल मचा? एक मांग रखी गई, उस मांग पर काम किया गया, संशोधन कर दिया गया, फिर थोड़ा सा बवाल और उग्र हुआ, दूसरी मांग रखी गई, उस मांग पर गौर किया गया, फिर एक और संशोधन कर दिया गया। क्या ये सब कुछ पहले नहीं किया जाना चाहिए? क्या विरोध का इंतजार होता है? आपको एक बात बताता हूं। पहली बात तो मैं, जो त्यागी साहब ने बताया, उन तमाम बातों से पूरी तरह 100% अग्रीमेंट में हूं। बिल्कुल इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो बवाल जितनी बार भी हो रहे हैं, ये जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं थिएटराइजेशन का, वो थिएटराइजेशन के हिज्जे स्पेलिंग बता दें मेरे को तो मैं आपको मैं मान जाऊंगा। बात ये है कि बवाल जो कर रहा है वो है जो ना तो इसमें इन्वॉल्व है, ना इससे अफेक्टेड है, और ना इसके बारे में कुछ जानता है। अब मैं आपको तो एक चीजें अभी बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले आपकी के चैनल से बोला था कि ये बात जो है वो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आप देखें कि सेना किस प्रकार से अपने आप को
संगठित करके और अपने आप को बैटल वर्दी बनाती है, ये अगर आप सेना पे छोड़ें तो मेरे हिसाब से सबके लिए वो बात ठीक रहेगी। ये जो बात अपनी इसकी यूथ प्रोफाइल की जो उठी थी वो अभी नहीं उठी है। 1987 में सरकार कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 1987 में श्रीलंका ऑपरेशंस में ये पहली बार इसको महसूस किया गया था कि आपकी सेना के रैंक एंड फाइल जो लोग आगे हैं उनकी प्रोफाइल यंगर होनी चाहिए। उसके बाद 1999 कारगिल युद्ध के बाद ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने की एक बना था और उनकी भी रिकमेंडेशंस यही थी कि सीडीएस होना चाहिए जैसा कि त्यागी साहब ने बताया, और साथ ही साथ एक प्रोफाइल तरीका ढूंढा जाना चाहिए जिससे आर्मी की प्रोफाइल को यंगर किया जा सके। और अब आर्मी ने एक तरीका उसका निकाला है, तो आप उस तरीके को समझो और उस तरीके को समझने के बाद आप देखो उसमें क्या। आप मेरे को इतना बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन था। 4 बजे मान लो स्कीम्स हुई, 4:15 बजे बलवा हो गया। कम ऑन यार शिल्पा, लेट अस नॉट बी फनी। तो ये सुनियोजित और सोची समझी का तरीका था। आप मेरा ये मानना है कि ये जो चीजें, यानी कि आप ये कह रहे हैं माथुर साहब कि तैयारियों में कमी होना ना होना ये तो बाद की बात है। दरअसल जब भी कोई योजना लाई जाती है, एक वर्ग है, एक तबका है जो उसे समझना ही नहीं चाहता, उसका सिर्फ ये मकसद होता है कि कैसे हंगामा खड़ा किया जाए। हाँ, और एक और बात शिल्पा, मेरे को बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मैं जो ये और कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जो आपकी थिएटराइजेशन की बात है, उसमें हर एक के अपने अपने व्यूज हैं, हर एक के, लेकिन उसके बारे में लगातार बातचीत चल रही है। और आप अपने सेना और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सोच समझ के ऊपर विश्वास रखें और ये निश्चित मान लें कि वो अपने आप इसको वॉर गेम करके और बेस्ट तरीका, जिस तरीके से देश को बचाया, देश की सुरक्षा की जा सकती है, वो तरीका निकाल लेंगे। इस सेना ने सन 47 से लेकर के 1999 तक और आज तक आपको हर जगह शिल्पा सही आपको परिणाम दिए हैं। इस सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर आप उनके ऊपर कोई शक ना करें, ये बात आप मान लें। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारी ले रहे हैं, कल उन्होंने आकर के, चलिए यानी कि आप कह रहे हैं कि इन फैसलों पर राष्ट्र हित में जो लिए जाते हैं, देश हित में जो लिए जाते हैं, सवाल नहीं उठने चाहिए। हमारे साथ दयाशंकर जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हाँ बोलिए सर, यू आर हैविंग 10 सेकंड्स, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। माथुर साहब। हाँ, तो मैं ये और कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार के अभी कुछ बयानात आए हैं कि आरएसएस, येएसएस, ये बहुत बड़ा सेना के ऊपर बहुत घटिया और खतरनाक आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति के अपनी रोटी सेकने के लिए। मेरा ये मानना है, ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है। आपको राजनीति करनी है, तमाम मुद्दे आपके पास है, सेना को छोड़ दीजिए। नॉन रिलीजियस, हाँ यस, ठीक है, छोड़ दे। और ये नॉन रिलीजियस और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आर्मी के, उसमें किसी को शक ना हो, ये मैं बताना चाहता हूं। इंडियन आर्मी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आर अनडाउटेड। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं सहमत हूं आपकी बात से सर। दयाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। आप क्या कहेंगे दयाशंकर जी, ओआरओपी से लेकर अग्निपथ तक जब जब बड़े फैसले लिए गए तब हंगामा देखने को मिला, और इस बार तो हद ही हो गई। जबरदस्त तरीके से आगजनी और हिंसा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। 14 जून को जब ये योजना लाई गई तब से लेकर अब तक बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसके पीछे के क्या कारण मानते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों हर बार बड़े फैसले पर, बड़े सुधार पर इस तरह से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? क्या मंशा दिखाई देती है? सबसे पहले तो आपने इतना एक संवेदनशील विषय उठाया है अपने टीवी के माध्यम से। मैं जनतंत्र टीवी के पूरे स्टाफ, पूरे परिवार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि कम से कम आप समाज के युवाओं के बीच विषय को रख करके उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ मैंने देश के नौजवान युवाओं को आग्रह करना है हाथ जोड़ करके कि देखिए, ये जितने भी अराजक तत्व जो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहिए कि 30 व्हाट्सएप ग्रुप्स चला करके आपको गलत सूचनाएं देते हैं, इनसे आप थोड़ा बचिए।
अपने एरिया के जो भी आपके पास वेटरन, वरिष्ठ, सीनियर अधिकारी, सूबेदार, मेजर या और पूर्व सैनिक हैं, उनसे मिलिए, वस्तु स्थिति को आप समझिए। जी। आपको अपनी सेना के ऊपर हमेशा उसके शौर्य और पराक्रम के ऊपर आपको गर्व करना होगा, इसलिए कि हमारा इतिहास ऐसा है। 1971 में देखिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई लगी, हमने मुफ्ती वाहिनी मात्र 3 महीने के अंदर खड़ी कर दी और पाकिस्तान का पिछवाड़ा काट के बांग्लादेश बना दिया और किसी को पता ही नहीं लगा। वो है ट्रेनिंग, वो है भारतीय सेना का शौर्य और मोटिवेशन। आते हैं श्रीलंका में, अभी श्रीलंका की बात हो रही थी, जब एलटीटी हमारे काबू नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने ईपीआरएलएफ वहां पर खड़ा किया, मैं उस युद्ध में था, और उसके बाद उनको शांत कर दिया हमने। आप आइए 99 में, मैं ये चाहता हूं कि ये क्यों सक्सेस होगा ये आप जानिए, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है। 99 में कारगिल युद्ध लगा, मैं 18 कैनेडियट से आता हूं, कारगिल पलटन जो फतेह की थी, मेरे पलटन के 3 लोग, कैप्टन जयदास गुप्ता जो चार्ली कंपनी के कमांडर थे, मात्र उनकी 2.5 साल की सर्विस थी, 2 साल में वो वॉरफील्ड में चले गए थे। सचिन निम्बालकर जिनको वीर चक्र मिला, वो गए और उन्होंने भी उसी कंपनी में फतेह किया और वो भी आज वीर चक्र के साथ ससम्मान से नौकरी कर रहे हैं। और तो और जोगिंदर सिंह मेरे सामने मेरी कंपनी में ज्वाइन किए और आज परम वीर चक्र प्राप्त करके और हर जगह ये संदेश देते हैं हर वॉर थिएटर के लिए कब क्या करना चाहिए। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये सिद्ध किया हुआ फार्मूला है जो आर्मी ने अपनी डिमांड को, अलग अलग वॉरफेयर को उसका इन्फ्रेंसेज निकाल करके और ये तय किया है कि सेना के अंदर 4 साल के लिए ये कोई नई चीज नहीं है शिल्पा जी। शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारे यहाँ 5 साल का ऑलरेडी था, वो लोग बाहर आए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसी तरह से जवानों में मैडम ऑलरेडी कुछ लोग जाएंगे 25%। हाँ, सरकार से मेरी आग्रह रहती है हमेशा कि 75 को हम लोग कोई न कोई एक प्रॉपर एवेन्यूज दें, जिस पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा कहा है कि हम उनको अपने पुलिस में लेंगे। बिल्कुल सीएपी लेवल पर यानी होम गृह मंत्रालय पर इनके लिए कमेटी बैठी है। ये मैं आपके माध्यम से उस नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि कमेटी बैठी है कि कैसे उनका समायोजन किया जाएगा। और ये अजूबा बात इसलिए भी नहीं है, यदि भारत देश में अब अजूबा है तो अमेरिका यूएस आर्मी इसी को कर रही है, जो सबसे बड़ी आर्मी है। ठीक है, रसिया आर्मी है, वहां भी ये 4 साल वाला है। ठीक है, आगे चलिए तो आप दूसरी जगह देखेंगे कि ये चीज चाइना में भी है और इजराइल का तो पूछना ही क्या है, वो तो हर नागरिक के लिए कंपलसरी किए हुए। तो हमारे भारत देश का यदि नेशनल कैरेक्टर आगे बढ़ना है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अग्निपथ पर चल करके जो अग्निवीर बनेंगे, ये देश के लिए एसेट्स बनेंगे और हम सबको इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, ना कि इसमें कुंदक निकालना चाहिए। वो लोग जो तांडव करना चाहते हैं उन्हें मैं एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते आग्रह करना चाहूंगा कि आग से न खेलें। कह रहे हैं ललन सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। ललन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि ये बहुत ठोक पीट कर योजना लाई गई है या फिर कहीं कुछ कमी रह गई, जल्दबाजी में थोप दी गई? क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक संशोधन किए जाना किस तरफ इशारा करता हुआ? और सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब विरोध सेना के अंदर पूर्व सैनिकों के द्वारा ही किया जाने लगे तो आम जनता को कैसे समझ में आएगा कि क्या वाकई में हमारे हित के लिए है या फिर नहीं? जरा समझाएं। बनता जा रहा है अग्निपथ। और मैं ये भी कहता हूँ कि फौज हमारी इतनी विश्वास वाली है, हमारे से पहले जितने भी सीनियर अधिकारियों ने बोला है उसमें 200% मैं उनके साथ हूँ। नहीं होगी अग्निपथ योजना की वापसी अगर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी और एयरफोर्स के चीफ और उनके नंबर 2 ने आप ताजा कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो ऐसे नहीं बताया। 3 दशक से फौज की काम टॉप सेक्रेटरी से चलती है, हर गोपनीय बात को उजागर नहीं की जाती है। बहुत सोची समझी रणनीति आज देश की एक जरूरत है अग्निवीरन की, और इसी पे हम एलएसी या एलओसी के ऊपर दमखम के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्र विरोधी राजनीति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी प्लेटर का ग्रेजुएट हूँ और 74 का मैं सर्विस एज ऑफिसर पैरामिलिट्री का अधिकारी रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा 3 जनरेशन एक
चैलेंजेस आएंगी उसको भारत सरकार हमारे सेना चीफ के द्वारा मिलकर उसको बेहतर से बेहतर जंग और मार्गदर्शन करेंगे। मैं ये बोलता हूँ अग्निवीरों में कहाँ समस्या है, 25% नियोजित, उसके बाद बचे हुए की इतनी जबरदस्त प्राथमिकता, जॉब अपॉर्चुनिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मड पुलिस फोर्सेस, असम राइफल, कोस्टल सिक्योरिटी, उसके बाद ग्रामीण खेल कूद में उनको लेने की बात, और अब तो टाटा एंड सन, महिंद्रा जैसे लोग भी सामने आ रहे हैं। हाँ। इसको केवल अनावश्यक रूप से अराजकता में मत बदली कीजिए, ये देश हित में नहीं है। जैसा कि माथुर साहब ने कहा, त्यागी साहब ने कहा, हाँ। हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। और हाँ। एक चीज, अग्निपथ पे कल हमारे तीनों अंकेचित जब प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में उन्होंने प्लान कर दिया है, ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, अब किसी बात की चिंता नहीं। आपने देखा आज कैसे कैसे अमर्यादित बयानें आई हैं, एक नेत्री बोल रही है कि ये कैडर अपना बना रहे हैं, और भारतीय उसको कैडर मत बोलो। एक विपक्षी नेता बिहार का जिसे भी कोई ऐसी फौज की जानकारी नहीं है, वो 20 प्रश्न पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी सर्विस कमीशन हुआ था, 3 महीने की ट्रेनिंग में त्यागी साहब जानते हैं उन्होंने कितनी बेहतर अपेक्षाकृत अपने अफसर होने का उन्होंने कंफर्म प्रमाण दिया था, जिसको आज तक लोग याद करते हैं। तो 3 महीना और 6 महीना कोई मतलब नहीं, एक बार फौज में गए आपको सीधा कर दिया जाएगा। और यह भी बताता हूँ, फौज माँ है, लास्ट फौज माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, वो फिर पूरी जिंदगी उसको माँ के जैसा व्यवहार करती है। अग्निपथ बहुत ही बेहतर सोचा हुआ एक कार्यक्रम है, इसको चलने दीजिए। और देश के नेताओं, आपसे आग्रह, रिक्वेस्ट, आप मालिक हैं लेकिन सेना के ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, सेना के ऊपर विश्वास करने की बात आप चारों एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स की तरफ से कही गई है। त्यागी जी, आपका रुख करूंगी मैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, इसके पीछे की रेलेवेंसी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जब फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जब उन फैसलों के परिणाम सामने आते हैं, यूँ कहा जाए आफ्टर सम ड्यूरेशन जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है, मसलन मैं बात करूं ओआरओपी की, तो पूर्व सैनिकों ने कहा कि ओआरओपी को तो सरकार ने 1 रैंक मल्टीपल पेंशन बना दिया है, यानी कि जो मकसद सब पूरा नहीं हो पाया। सीडीएस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन अगर पद इतना ही जरूरी था तो 6 महीने से खाली क्यों है, ये सवाल उठाया जाता है। स्वदेशीकरण को लेकर कहा गया कि भाई 60% से 70% जंग का सामान तो अभी भी विदेशों से खरीदा जाता है, इसकी भी सार्थकता पर सवाल उठाए गए थे। अग्निपथ स्कीम में यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा करेगा क्या, और नया थिएटर कमांड में तो वायुसेना ने खुद अपनी संपत्ति को अलग अलग बांटने का विरोध कर दिया। तो सर, जब तमाम योजनाओं पर, इन सुधारों पर विरोध सेना के अंदर से ही किए जाने लगे, तो सर फिर संशय होना लाजमी है। और ये संशय कि चलिए आप अच्छी मंशा के साथ तो लेकर आए हैं, लेकिन उतने इफेक्टिव तरीके से आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं, जिस वजह से उसका जो मनचाहा नतीजा होना चाहिए, जिसे सोचकर योजना बनाई गई थी, वो नहीं निकल पाता। आप कितने सहमत हैं इससे? 1-2 बोल्डर टूट के गिर पड़े तो पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। 1 या 2 या एक किसी सेक्शन वर्ग के कह देने से ये कहना कि पूरी स्कीम गलत है, ये रीजनेबल और लॉजिकल नहीं है। अब मैं एक एक पॉइंट को लेता हूँ। ओआरओपी, ये बात जो कही गई कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है बल्कि 1 रैंक मल्टीपल पेंशन है। हाँ। ये बात मानी जा सकती है कुछ हद तक, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है कि आपको जो पेंशन मिल रही है उसमें से ज्यादा 5% का इसका इफेक्ट है। जो मेजर कंपोनेंट है वो कर दिया गया। तो अब इसे कंपेयर करना चाहिए कि पिछले 40 सालों में लगातार कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ, और अब कम से कम 95% कंपोनेंट दे दिया गया, और जो मल्टीपल पेंशन वाला पॉइंट है उसके लिए हाई कोर्ट ने ओके कर दिया। अब सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन के आने की देर है, लिहाजा वो पॉइंट तो पूरी तरह से खत्म हो गया ओआरओपी का। ठीक है। अब आप दूसरी बात आइए सीडीएस पर, जो सीडीएस वाली, तो सीडीएस का पद 6 महीने से खाली है। देखिए, हमको क्या हाई कोर्ट के में जजेस के पद खाली नहीं रहते?
क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पद खाली नहीं रहते? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि करेक्ट मैन फॉर द करेक्ट स्लॉट, इस डिसीजन को मेकअप करने में समय लगता है। हम जिसको सीडीएस बनाएंगे, हाँ। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आर्मी में भी होनी चाहिए, नेवी में भी होनी चाहिए, एयरफोर्स में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस शायद इसलिए टाइम लगा, चूजिंग के अंदर इसमें टाइम लगा, बट इट विल बी डन। और वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर थिएटर कमांड आ जाती है, हाँ। अब सुनिए, थिएटर कमांड आ जाती है तो एक किस्म से वो सीडीएस का ही काम करती हैं, क्योंकि थिएटर कमांड में अभी तक सिंगल सर्विस कमांड थी। अब जब ये थिएटर कमांड आ जाएंगी तो इसमें सभी एलिमेंट होंगे, यानी कि अंदर अगर आर्मी का आ गया तो उसके अंदर इंजीनियर्स भी है, इन्फेंट्री भी है, आर्मर्ड भी है, सिग्नल भी है, सर्विसेज भी है, सप्लाई कोड भी है, ऑर्डिनेंस भी है, और उसके अंदर नेवल कंपोनेंट भी होगा जहाँ जरूरत है, जैसे ईस्टर्न कमांड में, और उसके अंदर एयरफोर्स कंपोनेंट भी होगा। जो थिएटर कमांड है दे विल टेक केयर। लेकिन इसके अलावा जो अब मेन लास्ट पॉइंट है, जो अग्निवीर का है, मैडम राकेश कुमार IAS, जिलाधिकारी ऑफ गाजियाबाद, उनके साथ पूर्व सैनिकों की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया स्कीम कि एक की जगह 4 को भर्ती करो और उन 4 में से जो बढ़िया हो उसे 3-4 साल में चुनो, परखो, देखो, एक को रखो, बाकी 3 को विकल्प दो। तो बोले IAS में भी ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे निकम्मे लोग आ जाते हैं, UPSC के अंदर भी अग्निवीर योजना शामिल होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल की बात गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने कही। अब दूसरी बात, जो आंदोलन हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिल्पा जी, क्या कोई आंदोलन आज तक आपने ऐसा देखा जिसमें नेता ना हो? हाँ, और जिसका राजनीतिकरण ना हुआ हो? हाँ, नहीं, जिसमें नेता ना हो। क्या बगैर नेता के आंदोलन हो जाएगा? और इस आंदोलन में एक भी कोई छात्र नहीं था। बिल्कुल, माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है यहाँ पर, मुझे रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं टीपी त्यागी जी, और वाकई में ही इसके पीछे की असल तस्वीर को सोचने की आवश्यकता है, उसे पहचानने की आवश्यकता है कि विरोध तो हो रहा है, लेकिन वो विरोध क्या सिर्फ विरोध के नाम पर हो रहा है, या वाकई में खामियां है, या राष्ट्र हित को लेकर, देश हित को लेकर जो योजना हमारे सामने लाई गई है उसमें बहुत सारे मेरिट्स हैं। इन्हें हमें समझने की आवश्यकता है और अपने आसपास उन आक्रोशित युवाओं को समझाने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका समाधान, कैसे ये संभव हो पाएगा, करेंगे इस पर बात। रिटायर्ड मेजर जनरल अनंत माथुर साहब, आपका रुख मैं करूंगी। सर, सवाल मेरा वही है, देखिए हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, कहा जाता है सरकार की तरफ से भाई ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, लेकिन जब सैनिकों की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से उठा दिए जाते हैं सवाल, कहीं ना कहीं सर एक क्योस की सिचुएशन, कंफ्यूजन की सिचुएशन लोगों के बीच उत्पन्न हो जाती है। साथ ही हर बार हर बड़े सुधार पर, हर बड़ी योजना में, और जो मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले रिजल्ट्स बताए भी थे कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना लाई गई, वो 1 रैंक मल्टी लेवल पेंशन योजना में तब्दील होकर रह गई। तो सर इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन युवाओं को विश्वास करने में थोड़ी आपत्ति हो रही होगी, विश्वास नहीं हो पा रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है जैसे कहा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि उन्हें एश्योरेंस चाहिए जो इस योजना में नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो मैं बीच में भी बोलना चाह रहा था। हाँ, बोलिए सर। पहली बात तो मैं बीच में भी बोलना चाह रहा था, त्यागी साहब बोल रहे थे, ये आर्म्ड फोर्सेस जो होती है ना, वो सिस्टम ड्रिवन होती है। हाँ। सिस्टम ड्रिवन का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक ओहदा खाली है तो वो ओहदा ऑटोमेटिकली कोई आदमी उसकी जगह पर उसको अख्तियार कर लेता है। तो आप ये ना समझें शिल्पा किसी भी तरीके से कि सीडीएस का काम करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। सीडीएस बाय पर से मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, जो सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ स्टाफ होता है, वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है और वो वही काम करता है जो सीडीएस ने किया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न मैं भी सरकार से करना चाहता हूं कि सीडीएस का नियुक्ति क्यों नहीं हुई। हाँ। लेकिन आप ये ना समझें शिल्पा, और आपके चैनल जो कितना बेहतरीन काम कर रहा है, उस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सीडीएस जो कार्यवाहियां कर रहा था,
वो कार्रवाइयां चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ से तो उसी प्रकार से लगातार चलती चली आ रही है। इसीलिए मूवमेंट हो रहा है हर काम का, इसीलिए थिएटराइजेशन मूव कर रहा है। और अब आपको मैं एक बात और बताता हूं शिल्पा, आप मेरी बात सुने कि जो थिएटराइजेशन है, ये थिएटराइजेशन वगैरह ये किसी और के बस में समझने की बात है ही नहीं। कोई आप कितने भी बड़े राजनेता क्यों ना हो, 25 साल से आप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन जो थिएटराइजेशन है, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी ग्राउंड के ऊपर, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, ये कौन 40 साल नौकरी के बाद हम लोगों को समझ में आता है। तो आप कैसे वो जो बैठा हुआ है, तो आपको ये बात माननी चाहिए कि जो सेना के टेक्निकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं, जो उनके टेक्निकल मनूवर्स हैं, कल को तो कोई राजनेता खड़ा होकर ये भी कह देगा कि एक टैंक में चार टैंक नहीं होने चाहिए, 5 होने चाहिए, कंपनियां 4 क्यों हैं, स्क्वाड्रन 3 क्यों हैं। ये जो आर्मी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी का इंटरनल थॉट प्रोसेस है, और आर्मी का जो इंटरनल लड़ाई लड़ने का तरीका है और किस प्रकार से है, वो सिद्ध कर चुके हैं। और इसको आप आर्मी के ऊपर छोड़ दें, थिएटराइजेशन पे किसी और व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार का कमेंट करने का हक ही नहीं है। जहां दूसरा सवाल ओआरओपी का है, हम तीनों जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब पेंशन वाले हैं, और हम तीनों 4-5 लोग अगर इस चीज से सेटिस्फाइड हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा काम किया है, और शायद हमें कुछ और अपेक्षाएं हैं वो भी हो जाएंगी, तो वो भी बात आपको समझनी चाहिए। तो वेयर इज द क्वेश्चन। तो तीसरी बात जो है, जहां तक सवाल इसका है, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं शिल्पा, कि आप एक सिस्टम लेकर के आए, आपने 14 तारीख को वो सिस्टम सुबह मान लीजिए डिक्लेयर किया, उसके 5 मिनट बाद बलवा शुरू हो गया। उस आदमी ने उसको पढ़ा भी नहीं, समझना तो बहुत दूर की बात है। वो स्कीम क्या है, बहुत दूर। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये इस अग्निवीर से ताल्लुक रखती हुई का बलवा होता, तो ये 2 या 4 दिन बाद जब उन लोगों को ठीक से समझ में आता कि हाँ यार ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो मानी जा सकती थी बात। लेकिन इधर स्कीम डिक्लेयर हुई, उधर बलवा शुरू हो गया, इधर स्कीम डिक्लेयर हुई, उधर रेलगाड़ियां जला दी। ये कोई तरीका नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात मैं तुमको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से शिल्पा, वो ये है कि किसी भी वो व्यक्ति जो डिसिप्लिन ठीक नहीं रख सकता, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, या देश को किसी भी प्रकार से नुकसान, उसके लिए अनिल पुरी ने कोई जगह हो ही नहीं सकता है। उसके लिए सशस्त्र सेनाओं में कोई स्थान नहीं हो सकता, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें आवश्यकता है अपने यूथ को ये समझाने की, ये कि भाई अगर आप देश की रक्षा का जज्बा अपने सीने में रखते हो, तो कैसे आप उसी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हो। कोई ये मुझे बताए। सबसे बड़ी बात तो माथुर साहब, सेना के अंदर मूल मंत्र क्या होता है? अनुशासन का होता है। और जब आप खुद ही अनुशासन का उल्लंघन करेंगे, तो भला फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी सेना में जाकर देश की सेवा करने के लिए? एब्सोल्युटली। और ठीक है, हाँ, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर सेना समझती है, सेना के तीनों प्रमुख समझते हैं, सेना के अनिल पुरी जो एडिशनल सेक्रेटरी बने हुए डीएमए के, वो समझते हैं, वो सीडीएस का काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं, अगर वो समझते हैं कि स्कीम उनके लिए फायदेमंद है, तो फायदेमंद है। ठीक है, इसमें किसी और को जिसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, बवाल करने की बजाय, सवाल खड़े करने की बजाय उनकी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, सीडीएस का पद अगर खाली भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, ऑफिशियली कोई पद पर नहीं बैठा हुआ, ये अलग बात है। क्योंकि जो सबसे मोस्ट एलिजिबल होगा, जो तमाम चुनौतियों को पार कर पाने में कामयाब होगा, उसी को तो उस पद पर बिठाया जाएगा, और उसमें समय लग रहा है। बोलिए जल्दी से सर, उसके बाद मैं दुबे जी का रुख करूंगी। एक और बात बताऊंगा, सिर्फ एक और बात बताऊंगा, 5 सेकंड में ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो तमाम हरकत हो रही है, इसका हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमें आर्मी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, देश के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर अगर वो समझ में आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये चीज अपने स्थान पर सही उचित हो जाएगी। डेफिनेटली। दयाशंकर दुबे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, एक बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर माथुर साहब ने हमें समझाया है कि क्या होती है दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी। ऐसे में सर उन्होंने सवाल पूछा एक कि वेयर द क्वेश्चन लाइज देन, फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? ऐसे में क्या लगता है आपको, जो उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई एक तरफ तो योजना लॉन्च हुई, दूसरी तरफ विद इन फ्यू आवर्स भी नहीं हुए होंगे हंगामा शुरू हो गया, यानी कि ये वो वर्ग
कुछ ऐसे चंद लोग जिनका मकसद ही सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना होता है, हंगामा करना होता है। और देखिए उसका खामियाजा किन लोगों को भी उठाना पड़ता है, देश को भी उठाना पड़ता है, आम नागरिकों को भी उठाना पड़ता है और एस्पिरेंट्स को भी उठाना पड़ता है, जो उठा भी रहे हैं। देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट में जाइए तो इसके दो पक्ष हैं। एक ये कि अग्निपथ की योजना सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो आपको बताऊं कि यहीं पर सेंट्रल कमांड में, जहां मैं लखनऊ में रहता हूं, सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल टिमरी और उनके स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप, इन्होंने वेटरन्स और सर्विस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है 3 दिन पहले। स्पष्ट हर चीजों के ऊपर हमने अपनी भी रिजर्वेशंस बताई जो हमें लगता था कि गड़बड़ हो सकता है, और ये सब बातें जब थ्रेडवेयर क्लियर हो गई है और सभी वेटरन्स जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सब सामने आके कह रहे हैं ये इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब चूंकि आपको पेट में दर्द होना है किसी को तो वो तो होगा, क्योंकि उनकी फितरत ही है बवाल करना। कोई नहीं, देखिए ना, कुछ दिन पहले वो प्रॉफिट पर कर रहे थे, अब चले आए इसके ऊपर, कल कुछ और खोज लेंगे। तो उनको तो तकलीफ है, वो तकलीफ का रिड्रेसल यूपी में तो बढ़िया से हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री कर लेते हैं। जैसे ही इन्होंने कहा कि क्या होगा इनका अग्निपथ वालों का 4 साल के बाद, उन्होंने कहा हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने पुलिस में हम नीति बना लेते हैं उसके लिए, और वो काम शुरू हो गया। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि हम भी एक कमेटी बैठा देते हैं उनके लिए। देखिए, बिहार में क्या हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि को लेकर आप बैठी हैं। हाँ। मैं तो जो देखूंगा उसको बोलूंगा, मैं किसी पार्टी पक्ष की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। आज ये स्थिति है कि दो पथ आज चल रहे हैं। एक है अग्निपथ और दूसरा है बवाली पथ। बवाली पथ में बवाली पक्ष के लोग हैं विरोध करने वाले, और जो अग्निपथ वाले हैं वो सेना है। सेना कभी एज ए इंडिविजुअल काम नहीं करती, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो सीडीएस की हो, चाहे वो चीफ की हो, चाहे वो थिएटर की हो, ये सब चीजें करना सेना का काम है। वो किसी ने कहा ना कि आपके सिर में कितने बाल हैं, बोला थोड़ा इंतजार करो काट देंगे तो निकल के आ जाएगा पूरा, आप गिन लेना खुद ही। सेना के बारे में आप लिख लोड़ा पड़ पत्थर, आपको पता तो कुछ है नहीं, बोले जा रहे हो। अरे ज्वाइन करो ना, 4 साल ज्वाइन करके फिर अपना अनुभव लोगों से बांटो। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब महिलाओं को हम लोग ज्वाइन करा रहे थे सेना, सामने आता है ठीक है हम ज्वाइन तो कर ले, लेकिन 4 साल के बाद जब हम बाहर आएंगे अग्निवीर के सर्टिफिकेट के साथ तो आ जाएंगे, लेकिन उन स्किल्स को सीख कर भी आ जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम बाकी के फील्ड में कैसे उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। बहुत सारे उनके मन में इस तरह के प्रश्न हैं, यानी कि कुल मिलाकर जॉब सिक्योरिटी को लेकर उन्हें जो एश्योरेंस नहीं मिल पाई। ओवरऑल 100 बात की एक बात, यही पर पूरा बवाल है। छोटा सा जी शिल्पा जी, इसमें एक ही बात है कि ऑफिसर्स कैडर में शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, 5 साल के ऑफिसर्स भी होते हैं, लेडीज भी आती हैं, बढ़िया काम करते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं और बाहर जाके सेटल्ड हो जाते हैं। उसी में से कुछ परसेंटेज जो है परमानेंट हो जाते हैं, कुछ को एक्सटेंशन मिलती है, कुछ लोग अब पेंशनेबल सर्विस भी कर रहे हैं। हाँ। मेरा मानना ये है कि ये तो लॉन्च हो गई, अभी भी मोडस ऑपरेंडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी होने हैं। उसके लिए आर्मी इंस्ट्रक्शंस, नेवल इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा। यहाँ तो हो क्या रहा है कि रोने को था तब तक आंखी किसी ने खोद दी। जैसे रक्षा मंत्री ने बताया तुरंत छाती पीटना शुरू कर दिया, या अल्लाह अब क्या होगा। ऐसा नहीं है। फिर आप मुझे ये समझाएं कि अगर सब कुछ पहले ही वर्कआउट हुआ था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, तो फिर आते ही ये संशोधन करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? संशोधन कोई नहीं हुआ है। ये कहा गया है कि 17.5 से 21 तक रहेंगे, चूंकि वो बच्चे जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे उनको एकोमोडेट करने के लिए 1 टाइम 23 इयर्स किया गया है, और वो ताकि उनको भी एकोमोडेट कर ले। वो हमारे ही नौजवान हैं और इसमें उनसे कोई दुराग्रह नहीं है। इसीलिए मैं नौजवानों को कहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आओ आप, नहीं तो एक FIR दर्ज हो गया तो आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, और आप जो मनसा पाले हुए हो देशभक्ति का वो पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए किसी के छलावे में नहीं आना है और देश के साथ खड़ा होना है, और आगे बढ़िए, आप ज्वाइन करिए। अध्यादेश जारी हो गया है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, पहला बैच दिसंबर में आ जाएगा। इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ूंगी चर्चा में, और ललन सिंह जी आपका रुख करूंगी। वाकई में ये बहुत अच्छी बात कही दयाशंकर दुबे जी ने कि भाई आप लोगों को ये समझना होगा आपकी एक गलती और आपका पूरा करियर बर्बाद,
आपका पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ, यानी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। योजना को समझना ना समझना ये अलग बात है, लेकिन इस तरह से हिंसा में कूद जाना, इस तरह से आगजनी करना, उपद्रव फैलाना, जाहिर सी बात है जब तक उन्हें समझ में आएगा ये क्या हो गया या हम शिकार बन गए, किसी के मोहरे बन गए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और पूरी देश के हौसले को बुलंद करने की जो अंजाम की तरफ हमारी सेना आगे बढ़ रही है, उसको सियासत भरपूर करके, बवाल करके, क्योंकि मैं अर्धसैनिक बल का रिटायर्ड कमांडेंट हूँ। हमारे सब सीनियर जो सेना के अधिकारी यहाँ बोल रहे हैं, उसमें तो मैं 500% उनके साथ हूँ। मैं आर्मी के साथ अटैचमेंट 3 बार, अगर बटालियन कमांडेंट की किसी कारण से शहादत या कुछ हो जाता था तो 2IC इमीडिएटली वहाँ खड़ा होकर उस बटालियन को कमांड करता है। उसी तरह से कंपनी 2IC रेडी होता है अगर कंपनी कमांडर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। यहाँ सीनियर हो या न हो, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं वो तुरंत राइट और लेफ्ट, उनको पता है कि हमको राइट में जाना या लेफ्ट में जाना। तो मैं अर्धसैनिक बल का कमांडेंट रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी 50% काम किए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले जो बिहार की हालत हुई थी, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में मुझे दिन में 50 टेलीफोन आ रहे हैं कि आप हर चैनल में देश की बात करते हो, हमारी नहीं करते हो। मैं उनको समझाया, जो आपको ये बुद्धि दे रहे हैं वो सब मूर्ख हैं, उनको कोई भी जानकारी फौज के बारे में नहीं है, और इसीलिए वो उत्पीड़न आपको बातों को बताकर आपको उत्तेजित कर रहे हैं और आपके बच्चों का लाइफ को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग समझ रहे हैं। और आज क्या हुआ मैडम श्वेता जी, 99% बवाल 0 हो गया बिहार में, लेकिन उसमें गलती राजनीतिक स्वार्थ पूरी तौर से हमारी जो पुलिस प्रशासन थी, हमारे जो अमला थे, उन्होंने काम सख्त रूप से नहीं किया। बिना सख्ती का एक्शन मजे नहीं आते। मैं शुड फ्लेक्सिबल, लेकिन यहाँ प्रशासन को फ्लेक्सिबल होने इसी पर ललन सिंह जी आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी फिर कि क्या ऐसे में सरकार से ये गलती हो गई? चलिए ठीक है, अच्छी इंटेंशन के साथ राष्ट्र हित में, देश हित में ये योजना लाई तो गई, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पहले युवाओं को समझा दिया जाना चाहिए था ताकि इतना हंगामा होने ही ना पाता। डिटेल में उनके पास दस्तावेज कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था ताकि वो पढ़ते, समझते और खुद ब खुद उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते। क्या यहाँ पर सरकार से गलती हुई, मानेंगे आप? ठीक है श्वेता जी, संदेश विकेंद्रीकरण जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, वो पूरी तौर से गांव में नहीं जा पाया। लेकिन एक बात मैडम, कल जब प्राइम मिनिस्टर से हमारे तीनों चिट मिलेंगे, उसके बाद भी ये हमें इंफॉर्मेशन है कि एक साझा कॉन्फ्रेंस हो और जितनी भी चीजें नई प्रयोग होती हैं उसमें सुधारों की गुंजाइश पूरी रहती है। क्यों आप समझ रहे हो? आप हमारे देश के नौजवान हो, हमारा देश आपके लिए है और हमारी सेना। मैंने कहा एक बार तुम अपनी माँ के पास चले जाना, माँ तुम्हारी वो सेवा करेगी जो अपनी माँ करती है। मैं अर्धसैनिक बल का एक सीनियर अधिकारी रहा हूँ, मुझे ये पता है। हमारे यहाँ पेंशन बंद हो गया, लेकिन क्या हो गया, हमारी सेना को मिलना चाहिए। सेना लड़ाई लड़ने के लिए होती है और हम दोनों काम के लिए होते हैं। हम उनसे कंधे मिला के ITBP और BSF सीमा पे होते हैं, लेकिन रोने की जरूरत नहीं, टेंशन कोई चीज नहीं है। जब पैदा हुए थे तभी से सोचते थे कि वर्दी पहनेंगे और बेटा भी। आज कर्नल जो है उनको यही कहता है, अग्निवीरों को, भविष्य के अग्निवीरों को ये बवाल स्टॉप करके, इस हंगामे को खत्म करके इस बात को समझने की आवश्यकता है जो आपने अभी समझाई है। ठीक है, ठीक है। दयाशंकर दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी का जवाब न देते हुए या किसी को कुछ कहते हुए नहीं, चीजें सेट रूल है। ये भारतीय सेना की जो एवरेज एज है 32 के आसपास है, उसको कहीं 28-26 के बीच में लाने के लिए इंडियन आर्मी को यंग सेना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़ना है, हमें उनसे वार्ता नहीं करनी होती है, लड़ाई करनी होती है और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। और जब तक माइट होगा तभी तक चीजें राइट रहेंगी। मेरा मानना ये है कि ये सब नौजवान किसी को कुछ न सोचे, सीधा निकले
किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती उसमें भर्ती कर रहा सही है। बात। जो स्वेच्छा से चाहते हैं वो लोगों के गुमराह रास्ते से बाहर निकलें और सीधा सीधा आकर के अपने जीवन को, भविष्य को बनाएं और देश की सेवा करें। इतना ही मेरा सबसे आग्रह। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। ठीक है टीपी त्यागी जी, कुल मिलाकर ये जो देश की संपत्ति को जला रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हें ये समझने की आवश्यकता कि वो अपने भविष्य को ही नुकसान पहुंचा रही है। जनरल माथुर को, दुबे सर को, हाँ। ललन सर को सुन लिया ना, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जब भी कभी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, हाँ। फौज को बुला लिया जाता है। बिल्कुल सही क्या बात। कमाल की बात है, 135 करोड़ के हिंदुस्तान में कुल 13 लाख की फौज, वो फौज अपना काम भी करे और आप जो आपदा आई है उससे उनसे भी नियंत्रित भी बचाए। करे। कुछ ना कुछ तो खास होगा फौज में, और Definitely। जो फौज में खास है शिल्पा जी, वो है कर्तव्य निष्ठा, वो है प्रशिक्षण, वो है अनुशासन, वो है ईमानदारी। बिल्कुल और सही ये अग्निवीर जो आज, हालांकि ये बेचारे नहीं कर रहे, कर तो और ही लोग रहे, पर आज जो भी ट्रेन जला रहे हैं या बस जला रहे हैं, जब ये 4 साल के बाद वापस आएंगे तब ये संपत्ति का न नुकसान करेंगे न करने देंगे, क्योंकि इन्हें संविधान की धारा 51A की उन 11 कर्तव्यों में ये कर्तव्य मालूम है कि मैं सार्वजनिक संपत्ति को न नुकसान पहुंचाऊंगा न पहुंचाने दूंगा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर एक की जगह 4 सिपाही भर्ती हुए, 3 वापस आए और वो लगातार हर साल बढ़ने वाली प्रक्रिया है, तो देश में कितने अच्छे लोगों की, एक युवाओं की संख्या बढ़ जाएगी जो एक एसेट होगी, और नेशनल इंटीग्रेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। ये इतनी अच्छी योजना है कि अब तो यूपीएससी वाले भी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। निश्चित तौर पर तो जरूर एक कमी रह गई, मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से एक कमी रह गई है, और ये भी नहीं है कि हम एक ही तरफ लें। कमी क्या रह गई है कि 2 साल पहले जिन युवाओं ने अपना फिजिकल टेस्ट दे दिया था, मेडिकल टेस्ट दे दिया था, और उनको रिटन एग्जामिनेशन दिए बगैर 2 साल का समय गुजर गया, वो अगर वो पहले एड्रेस हो गई होती, लेकिन सच ये है कि अगर वो भी हो गई होती तो जो हमारे देश में विरोध करने वाले हैं वो तब भी कोई ना कोई कमी निकाल लेते, क्योंकि ना कहने के बाद अगर ये समझ में आ जाए, चाहिए होता है, ना कहने के बाद अगर ये समझ में आ जाए कि डिसीजन गलत था और फिर भी आप उस पर अड़े रहो, तो उसे आप क्या कहेंगे, अड़ियल टट्टू। तो ये जो एक जिद्दीपन है, ये हमारे विपक्षियों का है, जो इन्हें समझना चाहिए। और जो युवा है हमारे देश के, उन्हें अपने विवेक से काम लेने की आवश्यकता। चलिए ठीक है, आप सभी से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, कंक्लूजन चाहूंगी। सबसे पहले माथुर साहब, आपका कंक्लूजन, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा, मेरा कंक्लूजन सिर्फ यही है कि एक अगर सेना समझती है, और जो कि उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, तीनों चीफ्स ने बता दिया है, एडिशनल सेक्रेटरी ने सबने क्लियर कर दिया है, ये जो स्कीम है ये मेरे समझ से एक अच्छी स्कीम साबित होगी, और इससे आर्मी मजबूत होगी और देश मजबूत होगा। जैसा कि अभी त्यागी साहब ने बताया, देश ऐसे मजबूत होगा कि आपके पास देशभक्त, साहसी, ईमानदार, मेहनती लोगों का एक पूल क्रिएट हो जाएगा। और जहां तक सवाल आपने बताया था कि इसको कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जो स्कीम थी वैसी की वैसी है। 2 साल कोविड की वजह से क्योंकि वो नहीं हुआ था अपना रिक्रूटमेंट, तो इसलिए 2 साल का 1 टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहा जा रहा है कि भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वो से देखिए, मैं यही बता रहा हूं कि आपको ये जो मैन फोर्स इकट्ठी हो जाएगी, इसको किसी चीज की दरकार नहीं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि किस एज पे जा रहे हैं, उस एज में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। क्या आपने और मैंने इतने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था? क्या हमने अर्निंग शुरू कर दी थी? क्या हमारे पास सेविंग्स हो गई थी? आप बताएं, स्वयं पूछें अपने आप से ये प्रश्न कि आपने पहली बार 20 या 22 या 25 साल में, तो ये आप देखिए, बिना बात आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, बस और हमने किसी का बात का
दुबे जी, फाइनल कमेंट्स आपका, कंक्लूजन सर। अग्निपथ एक सफल योजना है। ठीक है। देश के नौजवानों को ये समझना चाहिए कि ये जीवन के लिए अति आवश्यक है। देश का इसमें भला है, उनका भला है और उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए सब कुछ इधर उधर की बात को छोड़ करके सीधा कदम आगे बढ़ाएं राष्ट्र हित में और सेना में आए, यही मेरा आप सबसे आह्वान है। ठीक है, टीपी त्यागी जी, जाते जाते आपके शब्द सर, आपका कंफ्यूजन। मेरी सर्विस 1 महीने की थी जब 1971 की लड़ाई में मैंने भाग लिया और मुझे वीर चक्र मिला। मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की परवाह मत करो कि आपकी सर्विस 4 साल की है। आप अपने एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ की बात मानो और पॉलिटिकल लीडर्स को साइड लाइन करो। बिल्कुल, और ये करने की आवश्यकता भी है सर, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब? क्योंकि जब तक समझ में आएगा युवाओं को तब तक काफी देर हो चुकी होगी, जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, इतने अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को यहाँ पर रखने के लिए, देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि किसी के बहकावे में ना आए। ये योजना राष्ट्रहित में लाई गई है, जरा इस योजना को समझने की कोशिश करें। आपके मन में, आपके जहन में जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, खुद ब खुद उनके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और हिंसा, उपद्रव, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल है या फिर भी आप विरोध जताना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से उसे जता सकते हैं, उसका रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन इस तरह से देश की संपत्ति को जलाकर अपने भविष्य को जलाने का काम ना करें, यह समझने की आवश्यकता। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।